जरा सोचिए कि आप एक सस्ते रेंट वाले फ्लैट में रह रहे हैं और अचानक एक वीआईपी दिखने वाली लड़की आपकी रूममेट बनने आ जाए। शुरू में तो वही ससुरा डेली का लफड़ा और टेंशन। लेकिन क्या हो अगर वो अनजान लड़की धीरे धीरे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपोर्ट बन जाए। एक ऐसी स्टोरी जिसमें रोमांस भी है, स्ट्रगल भी है और एक आम लड़के का एमसी बनने का लंबा सफर भी है। चलिए शुरू करते हैं केज एक्सप्लेन के इस नए वीडियो में। वाटर हीटर हर जगह से लीक हो रहा था। मैंने उससे कहा कि लीक की टेंशन छोड़ो और जाकर कुछ कपड़े पहन लो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चेन मो है। मेरे सामने जो लड़की खड़ी है जिसका नाम जियांगजू है वो मेरी नई रूममेट है। मैंने सुना था कि उसका परिवार बैंकरप्ट हो चुका था और उसके पास गुजारा करने के लिए बाहर निकलकर काम करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। वो मेरे साथ इस कमरे में रहने के लिए सिर्फ एक ही वजह से राजी हुई, क्योंकि रेंट सस्ता था। लेकिन जब से हम साथ रहने लगे, मुझे एक पल का सुकून नहीं मिला। ये तो सरासर टॉर्चर था। सच कहूं तो अगर रेंट के पैसे बचाने की बात न होती तो तुम मुझे कितनी भी रकम दे देते, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। जिस पहले दिन वो यहाँ आई, उसकी पिछली कहानी सुनकर मुझे उस पर तरस आया और मैंने उसके सामान में हाथ बंटाने की कोशिश की। लेकिन उसने एक ही वाक्य बोलकर मुझे तुरंत चुप करा दिया। क्या तुमने अपने हाथ धोए हैं? मेरा हाथ हवा में ही जम गया, जैसे मुझे अभी अभी बिजली का झटका लगा हो। मुझे समझ नहीं आया कि हाथ आगे बढ़ाऊं या पीछे खींच लूं। मैं बस वहीं खड़ा रहा। शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया था। आखिर में मैं बस अजीब सा महसूस करते हुए एक तरफ हट गया ताकि वो गुजर सके। मैंने देखा कि उसका दुबला पतला शरीर उस भारी भरकम सूटकेस को कमरे के अंदर खींचने में कितनी मशक्कत कर रहा था। मैं अपना इंट्रो देना तो पूरी तरह भूल ही गया और उसके हाव भाव देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसे वैसे भी मेरे बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैसे ही उसने कमरे के अंदर कदम रखा, उसने घिन से अपनी नाक सिकोड़ ली। मैं अच्छी तरह जानता था कि उसे किस चीज से इतनी घिन आ रही थी। इस कमरे में हमेशा एक अजीब सी बदबूदार महक फैली रहती है। यहाँ दिन ब दिन रहते हुए मुझे खुद भी इस बदबू की आदत पड़ने में काफी समय लग गया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पास चाबी है ना? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। उसने अपनी नाक से एक हल्की सी बेपरवाह हम्फ की आवाज निकाली। बस यही उसकी तरफ से एकमात्र जवाब था और उसने अपनी पलकें उठाने की भी जहमत नहीं उठाई। मेरा भी उससे और ज्यादा बात करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए मैं बस मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। उस रात मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब पीने चला गया। जब मैं घर वापस लौटा तब तक रात के लगभग 11 बज चुके थे। मैंने नींद में ही बेडरूम का दरवाजा खोला और वहीं ठिठक गया। क्या ये सच में मेरा ही कमरा था? मेरा वही जाना पहचाना डॉग हाउस। फर्श इतना साफ था कि उसमें आप अपनी ही परछाई देख सकते थे। काम का जो सामान अक्सर बेतरतीब ढंग से बिखरा रहता था, वो अब एकदम सलीके से सही क्रम में रखा हुआ था। मुझे मानना पड़ेगा, आसपास कोई ऐसी लड़की हो जो साफ सफाई का ध्यान रखती हो तो ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं तुरंत अपने बिस्तर पर धड़ाम से गिरा और सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा और तैयार होने गया तो मैंने देखा कि मेरी डेस्क पूरी तरह से खाली थी। उस पर एक भी चीज नहीं बची थी। सबसे बुरी बात क्या थी? मेरी यूएसबी ड्राइव गायब थी। वो चीज मेरी जान थी। पिछले कई सालों में मैंने जितनी भी रचनात्मक सोच और विचार जमा किए थे, उन सब का उन सब का खजाना उसी में था। घबराकर मैं तुरंत जियांगजू को ढूंढने गया। मैंने उससे पूछा, हे जियांगजू, क्या तुमने कल कमरा साफ किया था? उसने बोला, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला, मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं दे रहा हूं। क्या तुमने वो यूएसबी ड्राइव देखी थी जो मेरी डेस्क पर रखी थी? मुझे लगा कि जियांगजू ने शायद उसे बस मेरे लिए सलीके से रख दिया होगा। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब उसने बड़े ही बेपरवाही से एक चौंकाने वाली बात कह दी। मैंने उसे फेंक दिया। क्या तुम मजाक कर रही हो? उस यूएसबी ड्राइव में सैकड़ों गीगाबाइट डेटा था और तुमने उसे बस फेंक दिया। उसने बोला, यह तो बस एक सस्ती पुरानी फ्लैश ड्राइव है। मैं तुम्हें दूसरी खरीद दूंगी जब तक कि उसमें पूर्ण न भरा हो। उस पल मैं पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा। हमें उसी समय वहीं पर कुछ बुनियादी नियम तय करने ही थे।
हमें निजी जगहों और सबके इस्तेमाल वाली जगहों के बीच साफ साफ फर्क करना था। हमने पूरे 10 मिनट तक बहस की और आखिरकार एक बात पर सहमति बनी। लिविंग रूम, बाथरूम और किचन, ये सभी जगहें सबके इस्तेमाल के लिए होंगी। बेडरूम पूरी तरह से निजी जगह होंगी। हालांकि बालकनी उसकी होगी, उसे उसकी निजी जगह का ही हिस्सा माना जाएगा, क्योंकि उसे अपने अंडरवियर सुखाने के लिए एक जगह चाहिए थी और वो मुझे उन्हें दिखाते हुए बहुत शर्मिंदा महसूस करती थी। मेरा कमरा दक्षिण दिशा में था और उसमें काफी धूप आती थी, इसलिए मैं अपने कपड़े अपने ही कमरे के अंदर सुखा सकता था। दूसरी तरफ उसके कमरे में बिल्कुल भी प्राकृतिक रोशनी नहीं आती थी। इसकी भरपाई के तौर पर वो बिजली और पानी के बिल भरने के लिए राजी हो गई। ये 3 नियम बनाने के बाद वो मुड़ी और अपने कमरे की तरफ चली गई। कुछ ही पल बाद दबी दबी सिसकियों की आवाज बाहर आई और वो आवाज लगातार तेज होती गई। मैंने हैरानी में अपनी नाक रगड़ी। मन में सोचा, पक्का मैंने उसे इतना भी ज्यादा तो नहीं सताया था। आखिरकार मैं खुद भी बिजली या पानी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए मैं उससे कोई ज्यादा पैसे तो नहीं वसूल रहा था। शनिवार की सुबह मैं वहां बैठकर अपनी भौहें संवार रहा था कि धड़ाम, मेरे बेडरूम का दरवाजा जोर से खुल गया। मैं डर के मारे उछल पड़ा, सीधे अपने बिस्तर से खड़ा हो गया और तभी मेरा सामना जियांगजू के हैरान चेहरे से हुआ। मैंने कहा, अरे, अगली बार जब तुम अंदर आओ तो क्या तुम पहले दरवाजा खटखटा सकती हो? उसने पूछा। तुमने दरवाजे पर ताला क्यों नहीं लगाया? मैंने कहा, इस खटारा पुराने दरवाजे को देखो, क्या तुम्हें लगता है कि इसमें ताला लग भी सकता है? उसने बोला, कोई बात नहीं, मैं तो बस कुछ हैंगर उधार लेने आई थी। मैंने पूछा, किस लिए? क्या तुम अपने अंडरवियर टांगने वाली हो? भगवान कसम, मैं 6 फुट लंबा जवान आदमी हूं। फिर भी उसकी उस एक मजाकिया बात ने मुझे शर्म से लाल कर दिया। उसने 2 हैंगर उठाए और उसके होंठों के कोने फिर से ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने कहा, ओह, देखो तो जरा, कितने प्यारे कार्टून प्रिंट वाले बॉक्सर हैं। मैंने शर्माते हुए कहा, अरे, रहने भी दो। क्या तुम्हें सच में इतनी ही जरूरत है? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ जोड़ी दे दूं? जिस तरह वो थोड़ी घबराई हुई सी कमरे से बाहर भागी, उसे देखकर मैं समझ गया कि वो उतनी शांत नहीं थी जितना वो दिखावा कर रही थी। खैर, साथ रहने का मतलब ही यही होता है ना? शुरू में थोड़ी तालमेल बिठाने की जरूरत तो पड़ती ही है। मुझे पहले लगता था कि साथ रहने का तालमेल बिठाने का मतलब बस ये समझना है कि दूसरे इंसान की सीमाएं कहां तक हैं, और जब तक आप उन सीमाओं को पार नहीं करते, तब तक आप एक अच्छे रूममेट माने जाते हैं। लेकिन वो बिल्कुल इसके उलट थी। उसे ठीक ठीक पता था कि मेरी सीमाएं कहाँ हैं, फिर भी वो लगातार उस सीमा रेखा पर ही नाचती रहती थी। मिसाल के तौर पर, वो बिल्ली की तरह जब मन करता मेरे कमरे में घुस आती थी, या फिर जब मैं अपनी सुबह की दिनचर्या के बीच में होता तो वो अचानक बाथरूम में घुस आती। ये देखकर कि मैं अंदर हूं, वो इतनी जोर से चीखती कि उसकी आवाज किसी हवाई हमले के सायरन को भी मात दे देती। मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि वो किस बात पर चीख रही होती थी, लेकिन ऐसा लगातार होता रहता था। इसके अलावा रोजमर्रा के जीवन के मामलों में उसमें जरा भी समझदारी नहीं थी। वो अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देती और फिर बस चली जाती। बाकी की प्रक्रिया, जो शायद सबसे जरूरी हिस्सा है, पूरी तरह से किस्मत के भरोसे छोड़ देती। उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, फिर भी वो जबरदस्ती रसोई में हाथ पैर मारती रहती और इस चक्कर में लगभग पूरे अपार्टमेंट में आग ही लगा देती। हर बार मुझे बड़े सब्र से एक एक कदम करके उसका हाथ पकड़कर उसे चीजें करना सिखानी पड़ती थी। बस एक ही अच्छी बात थी कि वो असल में काफी तेजी से सीखती थी। दूसरी बार जब उसने खाना बनाने की कोशिश की, तो उसे पहले से पता था कि तेल की आग पर पानी नहीं डालना चाहिए। इसके बजाय उसने उस पर कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट डाल दिया। 16 जुलाई को उसका जन्मदिन था। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि उस दिन वो लिविंग रूम के सोफे पर एक भूत प्रेत से ग्रस्त बिल्ली की तरह बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी और बार बार खुद से बुदबुदा रही थी, आज अपने जन्मदिन पर ओवर टाइम मत करना। चाहे कुछ भी हो जाए, आज अपने जन्मदिन पर ओवर टाइम मत करना। वैसे तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन मैं भी उसकी इस लगातार मंत्र जैसी बुदबुदाहट को नजरअंदाज नहीं कर पाया। ठीक उसी पल जब मैं अपनी जबान काट रहा था, उसे खुद याद दिलाने की अपनी इच्छा को दबाते हुए, वो दरवाजे से बाहर निकल गया। उस दिन वो बड़ी अजीब सी जल्दबाजी में निकला। उसने अपने बेडरूम का दरवाजा भी अपने पीछे बंद नहीं किया।
मैं अंदर नहीं गया, लेकिन मैंने दरवाजे से झांका और उसकी मेज पर खाने का एक डिब्बा रखा देखा। उसके अंदर आधा बचा हुआ स्टीम्ड बन, एक छोटी कटोरी दलिया और सब्जियों की 2 छोटी कटोरियां रखी थीं। ये पिछली रात का उसका खाना था। ऐसा बर्ताव करते हुए मानो मुझ पर भी किसी भूत का साया पड़ गया हो। मैं मुड़ा, किराने का सामान खरीदने नीचे गया और अपने खाना पकाने का समय ठीक उसके शाम को काम से लौटने के समय के हिसाब से तय किया। जैसे जैसे मैं सब्जियां भून रहा था, मैं खुद को इतना बेवकूफ होने के लिए कोसता जा रहा था। जब आखिरकार उसने दरवाजा खोला और अंदर आया, तो लिविंग रूम की मेज पर पहले से ही 4 तरह के पकवान और एक कटोरी चावल रखे हुए थे और उनके ठीक बगल में 4 इंच का एक छोटा सा बर्थडे केक भी रखा था। वो वहीं का वहीं जम गया। उसने पूछा, क्या क्या आज रात तुम्हारे यहाँ कोई दोस्त आने वाले हैं? मैंने कहा, नहीं, बस कोई बेवकूफ है जिसका आज जन्मदिन है। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? मैंने कहा, सच कहूं, अगर आज सुबह तुम जरा सा और जोर से बड़बड़ाए होते तो पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग को पता चल जाता। उसने कहा, मुझे ये एहसास नहीं था कि भले ही तुम देखने में बेचैन किस्म के इंसान लगते हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मेरे पिता के गुजर जाने के बाद यह पहली बार था जब किसी ने मेरा जन्मदिन मनाया था। तुम सच में कमाल की लड़की हो। खूबसूरत चेहरा, शानदार कद काठी, एक बेहतरीन इंसान। काश तुम्हें बोलने के लिए यह जबान न मिली होती। जन्मदिन मनाने के बाद वो अपने कमरे में वापस नहीं गया। इसके बजाय वो वहीं आराम से बैठ गया और मेरी गोद में सिर रखकर सो गया। और मैं पूरी रात जागती रही, इसलिए नहीं कि मेरे मन में कोई गलत विचार आ रहे थे, बल्कि इसलिए कि मेरा पैर पूरी तरह सुन्न हो गया था। उस दिन से हमारे बीच की बर्फ पिघल गई। अब हम सोफे पर आराम से एक साथ बैठकर नाश्ता करते हुए टीवी देख सकते थे। शायद उसे मेरा शांत और स्थिर स्वभाव पसंद आ गया था। दूसरी तरफ मैं पूरी तरह से उसकी अच्छी शक्ल सूरत पर फदा थी। एक दिन वाटर हीटर में शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक उसके बाद जियांगजू बाथरूम से बाहर निकली, पूरी तरह नंगी। मेरा दिमाग वहीं जाम हो गया। मैं पूरे 3 सेकंड तक सदमे में पूरी तरह जम गया। मैंने सोचा, अभी क्या दिख रहा है, इसकी परवाह छोड़ो, शायद तुम्हें जाकर कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए। उस छोटी सी घटना के बाद से वह मेरा सामना करने में इतनी शर्मिंदा महसूस करने लगी थी कि हमेशा मुझसे बचने की कोशिश करती रहती थी। लगभग 3 महीने बाद, मुझे पक्का नहीं पता कि मुझे पेट का इन्फेक्शन था या कुछ और, मुझे अपने पेट में ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे कोई ड्रिल मशीन मेरे आर पार छेद कर रही हो। पहले तो मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर तक दर्द सह लूंगा, लेकिन फिर हालात सच में बिगड़ने लगे। जैसे ही मैं किसी तरह खुद को घसीटते हुए अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहा था, जियांग जो अचानक दौड़कर मेरे पास आई और अपने हाथों में मेरा चेहरा थाम लिया। उस पल मैं इतने ज्यादा दर्द में था कि मैं ठीक से एक भी वाक्य नहीं बोल पा रहा था। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसने बस अपनी जैकेट पहनी, मुझे खड़े होने में मदद की और मुझे सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगी। जरा सोचिए, हम 6ठी मंजिल पर थे। मुझे आज भी समझ नहीं आता कि उसके दुबले पतले शरीर ने मुझे इतनी दूर तक नीचे तक कैसे ढोया। हमने टैक्सी बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह अपना फोन भूल गई थी। इसीलिए मुझे आधा गोद में उठाकर और आधा घसीटते हुए वह आधी रात के सन्नाटे में संघर्ष करती रही, जब तक कि आखिरकार वह मुझे ईआर इमरजेंसी रूम तक नहीं पहुंचा पाई। जब तक मेरी आईवी ड्रिप खत्म हुई और मैं ठीक होने लगा, तब तक सूरज निकलने ही वाला था। डॉक्टर ने कहा कि यह बस पेट की ऐंठन थी, कुछ भी गंभीर नहीं। धन्यवाद। जाओ, जाकर सो जाओ, तुम्हें जल्द ही काम पर जाना है। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही फोन करके छुट्टी ले ली है। कुछ दिनों बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। अपना आभार जताने के लिए मैंने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और पूरी दोपहर खाना बनाने में बिता दी। खाना खाते समय जियांगजू मेरी तारीफों के पुल बांधती रही। ये बहुत स्वादिष्ट है, क्या तुम जिंदगी भर मेरे लिए खाना बना सकते हो? उसी पल मेरे अंदर भावनाओं का एक जोरदार ज्वार उमड़ा। मैंने तुरंत सिर हिलाकर हाँ कह दी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर वह बड़ी सी मासूम मुस्कान देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसके कहने का मतलब पूरी तरह से गलत समझ लिया था। जब उसने कहा, मैं अपनी बाकी की जिंदगी खाना बनाऊंगी, तो उसका मतलब बिल्कुल सीधा सीधा था। उस घटना के बाद से उसने रात के खाने के लिए बाहर से खाना मंगाना बंद कर दिया। इसके बजाय
वह हर शाम मुझसे अपने लिए खाना बनवाने की जिद करती, यह कहकर कि इससे पैसे भी बचते हैं और यह सेहत के लिए भी अच्छा है। मैं इस पर बड़बड़ाता और नखरे दिखाता, लेकिन जब भी मुझे याद आता कि कैसे वह मुझे अस्पताल तक उठाकर ले गई थी, उस बेपरवाह, सब कुछ दांव पर लगा देने वाले पक्के इरादे के साथ, तो मैं और भी ज्यादा तेजी और जोश के साथ कड़ाही में चम्मच चलाने लगता। लेकिन आज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। खाना तैयार था और मेज पर रखा था, फिर भी 5 मिनट बीत गए और वह अभी तक खाने के लिए नहीं आई थी। मैंने उसका दरवाजा खोलकर उसे देखने की कोशिश की, तो पाया कि वह अपने बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी हुई है और तकिए में मुंह छिपाकर रो रही है। क्या हुआ? तुम्हें किसने दुख पहुंचाया? बस मुझे बताओ कि क्या बात है। आखिर हम दोस्त हैं ना। असल में मामला बिल्कुल भी पेचीदा नहीं था। काम की जगह पर जियांग जो उस तरह की इंसान थी जो कभी भी ओवरटाइम नहीं करती थी। जैसे ही घड़ी में छुट्टी का समय होता, वह दरवाजे से बाहर निकल जाती। उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस या उसकी कमी को देखते हुए वह सचमुच उनके तथाकथित कॉरपोरेट कल्चर को समझ ही नहीं पाती थी। इसके अलावा यह देखते हुए कि उसने पहले मेरी खातिर कितनी छुट्टियां ली थीं, मैनेजर का हर शब्द और हर इशारा उसे असल में यही कह रहा था कि वह खुद को बेहतर बनाए। कॉरपोरेट की भाषा में इसका मतलब होता है दफा हो जाए। मैं अच्छी तरह समझ गया था कि मैनेजर क्या कहना चाह रहा था। नौकरी छोड़ना ठीक है, लेकिन चूंकि मेरे साथी ने असल में कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए वे उसे सेवरेंस पे, नौकरी छोड़ने पर मिलने वाले पैसे में कोई भी कटौती नहीं कर सकते थे। एक भी पैसा कम नहीं। ये बस एक छोटी सी बेकार की उलझन थी। चिंता मत करो, मैंने उससे कहा, यह मुझ पर छोड़ दो। जियांगझू की कंपनी माइक्रो लैंडिंग, छोटे कर्ज देने के कारोबार में थी। उस दिन मैंने अपना सबसे शानदार सूट पहना, अपनी वह पुरानी नकली डिजाइनर घड़ी बांधी और बड़े ही अकड़ते हुए चौड़ी चाल से उनके दफ्तर की लॉबी में दाखिल हुआ। नमस्ते सर, क्या आपके पास मिलने का समय तय है? नहीं, अपने मैनेजर से कहो कि वह बाहर आकर मुझसे मिले। कुछ ही देर बाद सूट पहने हुए एक गोल मटोल आदमी बड़े जोश के साथ थिरकते हुए मेरी तरफ आया। वह मेरी यादों में बसी तस्वीर से एकदम मेल खाता था। हाँ, वह वही था। नमस्ते सर, आप किस तरह की सेवाओं के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं? मैं कुछ पूंजी जुटाना चाहता हूं। 2 मिलियन। मुझे 2 मिलियन चाहिए। बेवकूफी मत करो। अगर मुझे सिर्फ 200 रुपये चाहिए होते, तो क्या मैं यहां आता? मैं तो बस अपनी जेबें टटोलता और खुद ही पैसे निकाल लेता। उस दिन मैंने उस कमीने मैनेजर को बातों में ऐसा उलझाया कि हमारी बातचीत बिजनेस के कामकाज से लेकर प्रोडक्ट की बारीकियों तक और क्लासिकल कविता से लेकर दर्शन शास्त्र और जिंदगी के मतलब तक जा पहुंची। जब मैं आखिरकार वहां से निकला, तो मैंने उसे अपना कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं दिया था। मैं अगले दिन फिर गया और उसके अगले दिन भी। पूरे एक हफ्ते तक मैं लगातार वहां जाता रहा। आखिरकार उसे यह बात समझ आ ही गई। मैं तो बस उसे बेवकूफ बना रहा था। अगली बार जब मैं वहां गया, तो उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। अब मैं सोशल मीडिया में काम करता हूं। हो सकता है कि मुझ में ज्यादा हुनर ना हो, लेकिन मेरे जान पहचान वाले बहुत हैं। मैंने अपने अकाउंट पर मदद के लिए एक पोस्ट डाली और अरे वाह, नेक इरादे वाले नेटिजन्स की एक पूरी फौज तुरंत मेरी मदद के लिए जुट गई। कुछ लोगों ने कहा कि वे अपनी पत्नियों को साथ लाएंगे, तो कुछ ने कहा कि वे हथौड़े साथ लाएंगे। एक आदमी जो जाहिर तौर पर अभी अभी जेल से छूट कर आया था, ने तो मजाक में यह भी कह दिया कि वह पूरे देश को साथ लाना चाहता है, ताकि उसे थोड़ी बहुत जेब खर्च के लिए पैसे मिल जाए। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि आजकल के नेटिजन्स सचमुच बड़े हुनरमंद लोग हैं और उन्हें अपनी बात कहने का सलीका भी खूब आता है। कुछ दिनों बाद वो मोटा मैनेजर आखिरकार मान गया और उसने मुझे फोन किया। जैसे ही मैंने फोन उठाया, मैं सीधे मुद्दे पर आ गया। तुम किसी एम्प्लॉय को निकालना चाहते हो? ठीक है, बस ये पक्का कर लेना कि उसका सेवरेंस पे पूरी तरह से सेटल हो जाए। जब तक तुम सही कानूनी तरीकों का पालन करोगे, वे लोग जो मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं, वे अपने आप पीछे हट जाएंगे। मेरे फोन रखने के 5 मिनट से भी कम समय में जियांगजू दौड़ती हुई आई, खुशी से झूमती हुई, और मुझे बताया कि मैनेजमेंट पैसे देने के लिए मान गया है। जिस दिन वो अपना इस्तीफा फाइनल करने गई, मैं भी उसके साथ गया ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। जब मैनेजर ने मुझे देखा, तो उसका चेहरा जलन से कड़वे करेले से भी ज्यादा हरा हो गया। वहीं आसपास खड़े कई सेल्स पर्सन ऐसे लग रहे थे जैसे वे मुझ पर झपटने के लिए बेताब हों। हालांकि मैंने एक बड़ी
दरिया दिल मुस्कान के साथ उन्हें हाथ हिलाकर जवाब दिया। जियांग झू, जो मेरे बगल में खड़ी थी, पूरी तरह से हैरान रह गई। उसने कहा, तुम्हारे उनके साथ काफी अच्छे संबंध लगते हैं। मैंने जवाब दिया, काफी अच्छे? हमारे बीच कुछ काफी गहरी बातचीत हुई है, हम सबके बीच। उसके बाद जियांगजू एक और हफ्ते तक मेरे साथ ही रही। वो हर दिन तब तक सोती रहती जब तक वो अपने आप न जाग जाती, और जागने पर उसे मेरा बनाया हुआ खाना तैयार मिलता। उसने शिकायत की, हालांकि खुशी खुशी, कि सिर्फ उस एक हफ्ते में ही उसका वजन पूरे 6 दिन, लगभग 6.6 पाउंड बढ़ गया था। एक बार जब वो पूरी तरह से तरोताजा हो गई, तो उसने अपने रेज्यूमे भेजने शुरू कर दिए, इंटरव्यू देने गई और ऑफर का इंतजार करने लगी। कुछ पल के लिए मैंने सच में ये सुझाव देने के बारे में सोचा कि हम दोनों मिलकर सेल्फ मीडिया का बिजनेस शुरू करें। हम दोनों का पूरे दिन घर में ही बंद रहना एक बहुत ही प्यारी और आरामदायक जिंदगी जैसा लग रहा था। मैंने मन में सोचा, मेरा एक छिपा हुआ मकसद भी था। कमरे में एक बेहद खूबसूरत लड़की का होना ही मेरे मूड को अच्छा कर देता है। लेकिन वो सारे दिन के सपने एक ही फोन कॉल से अचानक टूट गए। जियांगजू को सिफांग डिस्ट्रिक्ट में एक नई नौकरी मिल गई थी, जहां पहुंचने में उसे सबवे से पूरा 1 घंटा लगता, जबकि मुझे अपने काम पर पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा लगता था। उस शाम हमने जश्न मनाने का फैसला किया। उस पल की खुशी में डूबा हुआ, मैंने एक बेपरवाह लहजा अपनाते हुए पूछा, तो तुम यहां से कब जाने का सोच रही हो? क्या तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए? उसने पूछा। रुको, मैंने कब कहा कि मैं यहां से जा रही हूं? मैंने कहा, अरे, मुझे लगा कि तुम्हारी नई नौकरी इतनी दूर है। तो उसने पलटकर कहा, वो उतनी भी दूर। मैंने कब कहा कि मैं यहां से जा रही हूं? मैंने कहा, अरे, मुझे लगा कि तुम्हारी नई नौकरी इतनी दूर है। तो उसने पलटकर कहा, वो उतनी भी दूर नहीं है। मैंने कहा, पहले तो तुमने ऐसा नहीं कहा था। तुम तो कहती थी कि अगर किसी नौकरी की वजह से तुम्हारे आने जाने में 40 मिनट भी ज्यादा लगते, तो तुम बस उससे बचने के लिए अपना सामान पैक करके कहीं और चली जाती। खैर, अगर कोई तुम्हें फिर कभी परेशान करे, तो बस मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक उसी पल मकान मालिक ने अचानक दरवाजा खोला और अंदर आ गया। उसने कहा, आप दोनों की बातचीत में दखल देने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने ये अपार्टमेंट बेच दिया है। खरीदने वाला यहां जल्द से जल्द आकर रहना चाहता है। इसलिए मुझे अफसोस है कि मुझे आप दोनों से ये जगह जितनी जल्दी हो सके खाली करने के लिए कहना पड़ेगा। मैं वहीं का वहीं जम गया, पूरी तरह से हक्का बक्का। ये समझ ही नहीं पा रहा था कि मैंने अभी अभी क्या सुना है। काफी देर बाद मैंने आखिरकार मुड़कर जियांगजू की तरफ देखा। मैंने कहा, लगता है अब हम यहां और नहीं रह सकते। अब तुम कहां जाने का सोच रही हो? उसने कहा, मैं सिफांग डिस्ट्रिक्ट जा रही हूं। वो ऑफिस के ज्यादा पास है, जिससे चीजें आसान हो जाएंगी। और तुम? मैंने कहा, मुझे लगता है कि मैं शहर के बाहरी इलाके में चला जाऊंगा। मैं कोई शांत जगह ढूंढ लूंगा, वो सस्ती भी होगी, और वहां मुझे कुछ नया लिखने की प्रेरणा भी मिलेगी। हम दोनों में से किसी ने भी साथ मिलकर बिजनेस शुरू करने का जिक्र नहीं किया। हमारी बिना कहे समझ इतनी गहरी थी कि वो थोड़ी अजीब भी लग रही थी। आखिरकार हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा समय से नहीं जानते थे। हमारी शुरुआती कहासुनी से लेकर आपसी समझ बनने तक, और आखिर में कंधे से कंधा मिलाकर साथ लड़ने तक, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था। मैंने मन में सोचा, काश हमारे पास साथ बिताने के लिए और 6 महीने होते, तो मैं यकीनन हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह देता और उससे पूछता कि क्या वो मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहेगी। लेकिन अब इस बात को उठाना, मैं चाहे जिस भी नजरिए से देखता, यही लगता कि मेरे मन में कोई और ही इरादा है। मैंने कहा, सुनो, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे साथ सिफांग डिस्ट्रिक्ट चलूं और हम वहां रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लें? हम किराया आधा आधा बांट लेंगे। इससे हम दोनों के काफी पैसे बच जाएंगे। उसने कहा, नहीं, मेरी टीम में अभी अभी एक नया साथी आया है, और हमने कल ही तय कर लिया था कि हम साथ रहेंगे। सामान शिफ्ट करने वाले दिन मैंने जियांगजू का सामान उठाने में मदद की। उसने मेरे कंधे से थोड़ी धूल झाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने पूछा, गले लगना चाहोगे? मैंने कहा, गले लगना? हाँ, जरूर। ये तो बहुत ज्यादा रिस्की है। मेरे साथ इतना ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी आदत के मुताबिक मैंने उसका हाथ पकड़कर जोर से थाम लिया और उस छोटे से ट्रक को दूर जाते हुए देखता रहा। जैसे जैसे वो दूर से और भी दूर होती गई,
ऐसा लगा जैसे हवा उसे अपने साथ उड़ा ले गई हो। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई प्यार अभी अभी अंकुरित ही हुआ था कि बेरहमी से उसे कली में ही तोड़ दिया गया हो। मुझे ठीक से याद नहीं कि वो मेरी बाहों से कैसे फिसल गई, और न ही मुझे ये याद है कि हमने एक दूसरे को अलविदा कैसे कहा। उस पल में जब उसने मुझे कसकर गले लगाया तो मेरे मन में बस चार शब्द गूंजे, किस्मत बड़े बेरहम खेल खेलती है। आखिर में मैं बस उस खाली सड़क की ओर मुंह करके खड़ा रहा और अपना हाथ हिलाता रहा। एक जोरदार आखिरी अलविदा। उस दिन के बाद से हमारी वीचैट चैट हिस्ट्री 6 सितंबर पर ही जम गई। ठीक अगले ही दिन मैं वो जगह छोड़कर चला गया। मैंने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और हम सब ने मिलकर पूरा दिन एक शोर शराबे और हलचल भरे माहौल में बिताया। जब तक हमारा काम खत्म हुआ तब तक रात हो चुकी थी। हमें सड़क के किनारे एक बारबेक्यू का ठेला मिला। हमने कुछ सीखें भुनी और शराब पी। वो जानी पहचानी सी भावना मुझे तुरंत ही असलियत में वापस खींच लाई। मेरे अंदर की वो हल्की शांत आवाज और भी धीमी होती चली गई। दोस्त ने पूछा, अरे चेन मुंह, उस खूबसूरत लड़की का क्या हुआ जिसके साथ तुम किराए पर रह रहे थे? मैंने कहा, वो तो चली गई। उसने पूछा, तुम दोनों ने साथ में किराए पर रहना क्यों नहीं जारी रखा? मैंने कहा, वो सिफांग डिस्ट्रिक्ट में काम करती है, भला वो मेरे साथ किराए पर क्यों रहेगी? उसने कहा, अरे छोड़ो भी, मुझसे सच सच बताओ, क्या तुम अब भी उसके ख्यालों में खोए रहते हो? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। उसने कहा, बकवास, तुम हो। तो फिर तुमने 2 कमरों वाला घर किराए पर क्यों लिया? वो कुछ शब्द मुझे किसी जोरदार चोट की तरह लगे और मेरे मन में बनी सारी मानसिक दीवारें ढह गईं। मैंने मन में सोचा, मुझे 2 कमरों वाले घर की क्या जरूरत थी? मैं तो अकेला ही रह रहा हूं। मुझे खुद भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था जब तक कि मेरे दोस्त ने मुझे ये याद नहीं दिलाया। बहुत देर तक ढूंढने के बाद मैंने एक ऐसी जगह चुनी थी जो बेतहाशा महंगी थी, फिर भी सिफांग डिस्ट्रिक्ट के काफी करीब थी। मैं खुद को भी ये बात समझा नहीं पा रहा था। शायद, जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा था, मेरे मन का एक हिस्सा अब भी जियांगजू के वापस आने का इंतजार कर रहा था। जिंदगी फिर से अपनी पुरानी ढर्रे पर लौट आई, लेकिन कुछ आदतें थीं जो छूट ही नहीं रही थीं, जैसे हमेशा जरूरत से ज्यादा खाना बना लेना या बाहर से खाना मंगवाने में अब भी अजीब सा महसूस करना। मेरा पुराना आलस पूरी तरह से गायब हो चुका था। मैं नियमित रूप से पूरे घर की ऊपर से नीचे तक सफाई करता रहता था। खाली पड़ा दूसरा बेडरूम इस्तेमाल नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने उसे एकदम साफ सुथरा और व्यवस्थित रखा था। आज मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली लगातार चमक रही थी। मैं कंप्यूटर के आगे झुका बैठा था, अपनी अकेली जिंदगी के बारे में सोच रहा था। सोच रहा था कि कहीं बिस्तर के नीचे कोई भूत तो नहीं छिपा है, या दरवाजे के बाहर कोई और भी ज्यादा डरावनी चीज मेरा इंतजार तो नहीं कर रही है। ख्यालों में खोया हुआ मैंने अचानक ही बिस्तर के नीचे देखा। मुझे कोई भूत या कोई अपवित्र चीज तो नहीं दिखी, बल्कि वहां कुछ ऐसा पड़ा था जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो यूएसबी ड्राइव जो जियांगजू से खो गई थी। मैंने मन में सोचा, ये यहां कैसे पहुंच गई? अचानक दरवाजे पर हुई एक दस्तक से मैं बुरी तरह चौंक गया। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक औरत वहां खड़ी थी, जो बारिश में पूरी तरह भीगी हुई थी। उसने कहा, तो क्या तुम मेरी मदद करने के बजाय बस एक बेवकूफ की तरह मुझे घूरते ही रहोगे? मैंने कहा, जियांगजू, अब ये सब क्या हो रहा है? उसने कहा, आजकल के ये रियल एस्टेट एजेंट तो बड़े ही धोखेबाज होते हैं। मैंने कहा, ऐसा करते हैं, मैं किराया सीधे तुम्हें ही दे देता हूं। इस तरह हम एजेंसी की फीस के कुछ पैसे बचा लेंगे। उसने कहा, नए रूममेट का स्वागत करने का ये वाकई एक अनोखा तरीका है। जाओ, जल्दी से नहा लो, वरना तुम्हें जुकाम हो जाएगा। मैंने पूछा, अरे, क्या इस कमरे का वाटर हीटर बिजली लीक करता है? क्या यह सुरक्षित है? उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें इसे कई बार टेस्ट करते हुए सुना है। वैसे तुम यहां तक कैसे पहुंच गई? उसने कहा, मैंने एजेंट से पूछा था। हमने एक ही एजेंसी इस्तेमाल की थी। क्या तुम भूल गए? वो असल में काफी अच्छा आदमी है, उतना संदिग्ध नहीं जितना तुमने उसे बताया था। मैंने कहा, वो एजेंट वाकई अच्छा आदमी है, ये तो मुझे भी पता है। मेरा मतलब था कि उसकी त्वचा सांवली है। वो सच में काफी सांवले रंग का है। कोई धुन गुनगुनाते हुए जियांगजू अपने बेडरूम में चली गई। मैं लिविंग रूम के सोफे पर पीछे की ओर टिक कर बैठ गया। बारिश की वो ठंडी नमी जो कुछ देर पहले
जब मैंने उसे गले लगाया था, तब भी उसके शरीर पर लगी हुई थी। अभी भी मेरी उंगलियों पर महसूस हो रही थी। मैं उठा और वापस किचन की ओर चल दिया, ताकि उस खाने को दोबारा गर्म कर सकूं, जो मैंने पहले बनाया था। मुझे लगा कि जब जियांगजू अपने कमरे का सामान जमाना खत्म कर लेगी, तो शायद उसे फिर से भूख लग जाएगी। मैं इस लड़की की भूख के बारे में सब कुछ जानता था। वो देखने में बहुत दुबली पतली और छोटी सी लगती थी। फिर भी खाने के मामले में वो जरा भी पीछे नहीं हटती थी। जब हम पुरानी जगह पर रहते थे, तो जब भी मैं 4 तरह की सब्जियां और एक सूप बनाता था, वो हमेशा मुझसे आधा कटोरा ज्यादा चावल खा लेती थी। थोड़ी ही देर में खाना गर्मा गर्म तैयार हो गया। जियांग झू हल्के गुलाबी रंग का एक साफ सुथरा पजामा पहनकर बाहर आई और सोफे पर धम से बैठ गई। डाइनिंग टेबल पर रखे दोबारा गर्म किए हुए खाने को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, तुमने सच में इसे दोबारा गर्म कर दिया। मैं सच में पहले पेट भरा हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन इसकी महक इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है मैं 1-2 कौर और खा सकती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, उसने बिना सोचे समझे अपनी चॉपस्टिक्स उठाईं और खाना शुरू कर दिया। उसके हड़बड़ी में आने की वजह से जो घबराहट और बिखराव था, वो सब अब गायब हो चुका था। और हमारे अलग रहने के दौरान हमारे बीच जो अजीब सा खिंचाव आ गया था, वो भी अब नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पिछले 1.5 महीने की जुदाई कभी हुई ही ना हो। मानो वो शुरू से ही इसी अपार्टमेंट में रह रही हूं। मैंने कहा, हाँ। मैं उसके सामने बैठ गया और उसे खाते हुए देखने लगा। मेरे होंठों के कोने अपने आप ही ऊपर की ओर मुड़ गए। मैंने कहा, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हारी नई रूममेट के साथ तुम्हारी खूब पट रही है? फिर अचानक तुम वहां से क्यों चली आई? और इतनी जोरदार बारिश में इतनी दूर चलकर यहां तक आने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं हुई कि शायद मैंने कोई नई रूममेट पहले ही ढूंढ ली हो? जियांग जू का हाथ, जो किसी सब्जी की ओर बढ़ रहा था, बीच में ही रुक गया। उसके कानों के सिरे हल्के लाल रंग के हो गए। उसने कहा, उस रूममेट के साथ रहना बिल्कुल नामुमकिन था। वो बेवजह ही बहुत ज्यादा नखरे दिखाती थी। जिस दिन मैं वहां रहने आई, उसी दिन उसने शिकायत की कि मैं नहाने में बहुत ज्यादा समय लगाती हूँ। और फिर उसने शिकायत की कि रात में इधर उधर चलते फिरते मैं बहुत ज्यादा शोर करती हूँ। जैसे जैसे वो बोलती गई, उसका गुस्सा और बढ़ता गया। उसका निचला होंठ आगे की ओर निकल आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पुरानी जगह पर रहते हुए तब करती थी, जब काम की जगह पर उसके बॉस उसे परेशान करते थे। जब तक उसने अपनी कहानी खत्म की, उसकी आवाज इतनी धीमी हो चुकी थी कि वो मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। मुझसे नजरें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। और इस बीच उसके कान गहरे लाल रंग के हो गए थे, इतने लाल कि देखकर लग रहा था मानो उनमें से खून निकलने ही वाला हो। मेरा दिल तुरंत पिघल गया। मैंने मन में सोचा, अब मैं उसे और कैसे चिढ़ा सकता था। मैंने हाथ बढ़ाया और उसके बालों को सहलाया। वो हमेशा की तरह ही मुलायम और रेशमी लग रहे थे। मैंने कहा, जब भी तुम्हारा मन करे यहां आ जाना। वैसे भी ये 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट है। वो खाली कमरा तो बस ऐसे ही पड़ा है। तुम्हारा यहां होना अच्छा लगेगा। उसने पूछा, सच में? तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए परेशानी बनूंगी? मैंने कहा, परेशानी? बिल्कुल तुम परेशानी बनोगी। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। रोजमर्रा के कामों में तुम्हारी अक्ल बिल्कुल काम नहीं करती। और तुम हमेशा मेरे सामान से छेड़छाड़ करती रहती हो। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि तुम देखने में अच्छी लगती हो, मैं बेमन से तुम्हें यहां रखने के लिए राजी हो जाता हूं। पर कुछ शर्तें हैं। पहली, अब से बिना इजाजत मेरे स्टडी रूम में घुसना और मेरे सामान से छेड़छाड़ करना मना है। खासकर मेरी पांडुलिपियों और यूएसबी ड्राइव से। वो मेरी जान है। दूसरी, खाना मैं बनाऊंगा, लेकिन बर्तन धोना, मेज पोंछना, कूड़ा बाहर फेंकना, ये सारे काम तुम्हें करने होंगे। कोई बहानेबाजी नहीं, समझे? तीसरी, रात को नहाते समय तुम्हें पहले मेरे वाटर हीटर चेक करने का इंतजार करना होगा। पिछली बार की तरह अब बेधड़क अंदर मत घुस जाना। तुमने तो लगभग एक हादसा ही करवा दिया था। उसने कहा, तुम्हारी बात साफ साफ सुन ली। अब से मैं वादा करती हूं कि एक अच्छी लड़की बनकर रहूंगी और ठीक वैसा ही करूंगी जैसा तुम कहोगे। मैं तुम्हारे सामान को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। सारे बर्तन और सफाई का काम मैं ही करूंगी। और नहाने से पहले हीटर चेक करने के लिए मैं पक्का तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं गारंटी देती हूं कि मैं तुम्हें जरा भी परेशान नहीं करूंगी। बोलते समय वो पूरी तरह से सच्ची लग रही थी, लेकिन मन ही मन
मुझे अब भी शक था। मुझे लगा कि इस लड़की की कही बातों में से शायद मैं सिर्फ आधी बातों पर ही भरोसा कर सकता हूं। कौन जाने, कुछ ही दिनों में वो शायद फिर से मेरी तय की गई सीमाओं को लांघना शुरू कर दे। फिर भी मैं कोई बहुत ज्यादा व्यस्त तो था नहीं। एक ठंडे, सुनसान अपार्टमेंट में अकेले रहने के मुकाबले मुझे असल में उसका आस-पास होना ज्यादा पसंद था, जो कभी कभार थोड़ी बहुत हलचल मचाती रहती थी। कम से कम इससे इस जगह में थोड़ी गर्माहट और जिंदगी का एहसास तो होता था। रात के खाने के बाद जियांगजू ने पूरी जिम्मेदारी से गंदे बर्तन इकट्ठे किए और उन्हें किचन में ले गई। उसने नल खोला और उन्हें धोना शुरू कर दिया। मैं किचन के दरवाजे से टिक कर उसे देख रहा था। उसके काम करने का तरीका बहुत सधा हुआ तो नहीं था, लेकिन वो बहुत लगन से काम कर रही थी। हर बर्तन को वो बहुत सावधानी से धो रही थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं कोई बर्तन टूट न जाए। मैंने पूछा, वैसे तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ? वो रियल एस्टेट एजेंट, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स तुम्हें दे दिए। मुझे तो लगा था कि उसे नियमों का पालन करना चाहिए। उसने कहा, मुझे उस एजेंट पर काफी मेहनत करनी पड़ी। मैंने उसे लगातार परेशान किया। मैंने उसे एक कप बबल टी भी पिलाई। मैंने उससे कहा कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो पहले साथ में रूममेट्स थे, और हमारे बीच थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी, जिसे मैं अब सुलझाना चाहती हूँ। उसने मेरी बात पर पूरा यकीन कर लिया। उसका दिल पिघल गया और उसने तुम्हारी सारी जानकारी मुझे दे दी। उसने ये भी बताया कि जब तुम यहाँ शिफ्ट हो रही थी, तो तुमने खास तौर पर पूछा था कि क्या ये अपार्टमेंट 2 बेडरूम वाला है, और कहा था कि तुम दूसरा कमरा खाली रखना चाहती हो, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। उसने उसी वक्त ये अंदाजा लगा लिया था कि तुम वो कमरा मेरे लिए ही बचा कर रख रही हो। मैंने कहा, उसकी बकवास पर ध्यान मत दो। उसने कहा, मुझे बस ऐसा लगा कि 2 कमरे होने से ज्यादा जगह मिलेगी, एक रहने के लिए और दूसरा स्टडी रूम के तौर पर। यह ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, ओह, सच में? तो फिर वो कोई खास इंसान कौन था जिसने मुझसे पुरानी जगह पर पूछा था कि क्या मैं 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट ढूंढकर उसका किराया उसके साथ शेयर करना चाहूंगी? वो कौन था? अब बेशर्म कौन है? उसने कहा, ओह, तुम तो बिल्कुल बच्चों जैसी हो। पुरानी बातें कुरेदना बंद करो। अभी जाकर अपने बाल सुखाओ, वरना कल तुम्हें सिर दर्द और जुकाम हो जाएगा। मेरे पास तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने का बिल्कुल भी समय नहीं है। हालांकि मैंने ये बात जोर से कही थी, फिर भी मैं मुड़ा। हेयर ड्रायर उठाया, उसे प्लग में लगाया और उसके बाल सुखाना शुरू कर दिया। जियांग जो एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन वो चुपचाप सोफे पर बैठ गई। मैं उसके पीछे खड़ा था और मेरी उंगलियां धीरे धीरे उसके लंबे बालों में फिर रही थीं। ड्रायर से निकलती गर्म हवा धीरे धीरे उसके बालों पर पड़ रही थी और उसके बालों की लटें मेरी उंगलियों से उलझ रही थीं। वो बहुत ही मुलायम थे। कमरा शांत था, सिवाय हेयर ड्रायर की हल्की सी भिनभिनाहट के। उसी पल अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने कहा, पिछली बार तो तुमने लगभग पूरे घर में आग ही लगा दी थी, फिर भी तुम्हें दोबारा खाना बनाने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर निकलो और दरवाजे के बाहर इंतजार करो। अब मैं खाना बनाऊंगा। इसमें बस 10 मिनट लगेंगे। जियांग जू ने आज्ञाकारी होकर किचन के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और दरवाजे की चौखट से टिककर मुझे देखने लगी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और पलकें झपकाए बिना मुझे घूर रही थीं, बिल्कुल किसी दीवानी फाइना गर्ल की तरह। उसने कहा, चेनमो, ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते? तुम खाना बना सकते हो, चीजें ठीक कर सकते हो, और इस वीडियो का सेकंड चैप्टर आपको कल देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं कल इसके सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।